गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली क्लास में हमने ब्राह्मणी जो प्रमुख ज्योतिष वैज्ञानिक है भारत के, प्राचीन भारत के, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महान चिकित्सक चरक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चरक का जो प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता, उस ग्रंथ के अंदर चिकित्सा संबंधी जो जानकारी है, किस प्रकार से उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि वैदिक काल से ही या वैदिक साहित्य में ही हमें चिकित्सा विज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलने लग गई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके क्रमशः 4 वेद भी थे, जिनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद एवं अर्थवेद, ये चारों वेदों के उपवेद थे। अतः इसमें जो आयुर्वेद था उसमें बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तो ऋग्वेद में और अथर्ववेद में एवं यजुर्वेद में विशेष रूप से हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा संबंधी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। ऋग्वेद से पता चलता है कि आयुर्वेद के जन्मदाता दिवोदास, भारद्वाज, अश्विनी कुमार आदि आचार्यों एवं परम ऋषियों का जो आयुर्वेद में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका उल्लेख हमें मिलता है। दिवोदास, भारद्वाज, अश्विनी कुमार जैसे आचार्यों के साथ साथ अन्य और ऋषि भी थे जिन्होंने आयुर्वेद में के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद विज्ञान के जो प्रथम प्रवर्तक थे वे ब्रह्मा थे। ब्रह्मा से ये ज्ञान, आयुर्वेदिक ज्ञान प्रजापति को प्राप्त हुआ, प्रजापतियों से ये अश्विनी कुमारों को प्राप्त हुआ और अश्विनी कुमारों से ये इंद्र को प्राप्त हुआ, अश्विनी कुमारों से ये इंद्र को प्राप्त हुआ और इंद्र से ही दीर्घजीवी की कामना करने के उद्देश्य से, दीर्घ जीवन की कामना करने के उद्देश्य से ऋषि भारद्वाज ने यह ज्ञान किससे प्राप्त किया? इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। और इसी क्रम में चरक का नाम भी हम ले सकते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चरक के पश्चात एक और विद्वान होते हैं सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता के नाम से नामक शल्य चिकित्सा, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमारे समक्ष उपलब्ध कराई है। तो चरक के बाद सुश्रुत का एक महत्वपूर्ण स्थान भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत दोनों ही आपके सिलेबस में है। आज हम चरक के ऊपर ही केवल अध्ययन करेंगे। आइए चरक संहिता के जो रचयिता माने जाते हैं चरक, उनका सामान्य जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं कि चरक थे कौन। हालांकि चरक के संबंध में हमें जो जानकारियां मिलती है वे काफी अस्पष्ट है और काफी उलझी हुई जानकारियां मिलती है। चरक के संबंध में कई किंवदंतियां भी प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान अनंत देव ने चरक के रूप में इस धरती पर गुप्त रूप में वेश धारण किया और मनुष्य की जो पीड़ा है, बीमारियों को उन्होंने देखा तो उनको काफी दुख हुआ और उन्होंने उसको सुधारने की, बीमारियों को, विकारों को ठीक करने के लिए चरक के रूप में अपना वेश धारण किया। और चरक के रूप में ही उन्होंने घर घर जाकर क्या किया? चरक का ज्ञान, अपने चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान लोगों को दिया और अपने चिकित्सा के माध्यम से लोगों को ठीक किया। इसीलिए चरक का नामकरण पड़ा। चरक करना घर घर जाकर ये चलते फिरते रहना। इसी तरह से चरक संहिता के जो प्रणेता है उनको लेकर भी काफी मतभेद बताए जाते हैं। जैसा कि स्वयं चरक संहिता में भी ये लिखा गया है कि रोगों की चिकित्सा के संबंध में
चरक संहिता, अग्निवेश ने जो इस संहिता में लिखा है वह अन्य धर्मों में भी लिखा होगा, परंतु जो इस ग्रंथ में नहीं लिखा है वह अन्य धर्मों में भी हमें अन्य ग्रंथों में देखने को नहीं मिलेगा। तो चरक संहिता में अग्निवेश ने कहा है कि चरक जो संहिता है वह अन्य धर्मों में भी इससे संबंधित ज्ञान हमें मिल जाएगा, परंतु जो चरक संहिता में चिकित्सा संबंधी ज्ञान नहीं है वह अन्य ग्रंथों में नहीं प्राप्त होगा। इससे संकेत मिलता है कि अग्निवेश ही चरक संहिता के प्रणेता थे, यानी कि चरक के द्वारा इस ग्रंथ का उद्भव नहीं किया गया था, मूल रूप से उसके रचनाकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसके प्रेरणा प्राप्त अग्निवेश से की थी, उसी के आधार पर इस ग्रंथ को लिखा था। एक और ग्रंथ हमें उपलब्ध होता है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश जो वैदिक ग्रंथ था उसमें चरक के विषय में भी कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। इसी तरह से आत्रेय मुनि के जो शिष्य थे अग्निवेश भारद्वाज, ये चिकित्सा संबंधी जितने भी ग्रंथ लिखे थे उनका सारांश लेकर इन्होंने चरक ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि आत्रेय जो मुनि थे उनके जो शिष्य थे अग्निवेश, 6 मुख्य शिष्य थे उनमें से एक था अग्निवेश। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनके संबंध में चिकित्सा विज्ञान के संबंध में एक सारांश रूप में उनके जो बातें थी उनको लिखा गया था और ये चरक संहिता में कहा गया है। तो चरक के जो सामान्य जो जीवन परिचय था उसके संबंध में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती, और ये भी हम नहीं कह सकते कि चरक के द्वारा जो चरक संहिता लिखी गई है वो किस में उसकी रचना है, उससे पहले इन्हें ऋषियों के हाथों से होकर हुए गुजरा है और उनमें उन्होंने कुछ संशोधन किया है, ये हम आगे देखेंगे। इसी तरह से अब जिस चरक संहिता के जो रचयिता की बात चरक के बारे में बात कर रहे हैं, तो चरक का जो समय है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि समय ये महान विभूति हमारे सामने उत्कर्ष हुई थी और इनका जन्म हुआ था। इसको लेकर विद्वानों ने अलग अलग बातें हमारे सामने प्रचलित है। कई विदेशी विद्वानों ने भी इस संदर्भ में काफी शोध किया है। उनमें से एक है फ्रांसीसी विद्वान एम सिल्वन लेवी नामक एक फ्रांसीसी विद्वान है जिन्होंने बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का अध्ययन भी किया है, और इन्होंने कहा है कि त्रिपिटक का जो चीनी अनुवाद हुआ है उनमें किसका नाम मिलता है, हमें चरक का नाम भी मिलता है। इसी तरह से और नाम उल्लेखित हुआ जो कुषाण शासक राजवेद किसके थे, कुषाण शासक के राजवेद थे, कुषाण शासक कनिष्क के राजवेद थे। सभी इतिहासकारों ने कनिष्क का शासन, कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तय किया है। अतः इस समय के महान विभूति रहे होंगे, ये फ्रांसीसी विद्वान का मानना है। परंतु प्रफुल्ल चंद्र राय डे ने चरक को बुद्ध से भी पूर्व का माना है। प्रफुल्ल चंद्र राय का मानना है कि चरक जो महान चिकित्सक थे वे महात्मा बुद्ध से पहले के थे। इसी तरह से उन्होंने पाणिनि में का जो अष्टदई है उसमें भी हमें चरक का नाम मिलता है। पाणिनि का अष्टदई, पाणिनि ने महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने जो अष्टदई की रचना की थी उसमें चरक का नाम मिलता है। पाणिनि का समय लगभग 500 ईसा पूर्व बताया जाता है, अतः ये चरक 500 ईसा पूर्व से भी पहले के बताए जाते हैं। इसी तरह से पतंजलि ने जो महाभाष्य की रचना की थी उसमें भी उन्होंने चरक का उल्लेख किया है, तो उनका समय भी लगभग 250 ईसा पूर्व यानी कि 175 ईसा पूर्व के आसपास बताया जाता है। इसी तरह से दूसरी शताब्दी में एक और महान विद्वान हुए नागार्जुन। उन्होंने नागार्जुन के महान विद्वान नागार्जुन के भी पूर्ववर्ती बताए जाते हैं, क्योंकि नागार्जुन के समय में पारे के बने औषध प्रचलित हो गए थे, जबकि चरक संहिता में इसको उल्लेख नहीं मिलता है। तो विद्वानों का मानना है कि हो सकता है कि यह नागार्जुन से भी पहले के थे। फिर भी बहुत सारे विद्वानों ने विभिन्न तर्क करके ये माना है कि चरक कनिष्क के राजवेद थे और कनिष्क के समय ही इनका जन्म हुआ। हो सकता है कि अन्य चरक, कई विद्वानों में भी आक्षेप है कि भाई जो कनिष्क का राजवेद था वे दूसरा चरक था और ये चरक संहिता के रचयिता और कोई चरक थे। तो ये भी एक तरह से उलझा हुआ मामला है, तो इस पर ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मोटी बातें मैंने आपको बता दिया। इसके आगे हम बात करेंगे चरक संहिता की प्राचीनता और आयुर्वेदिक सिद्धांत के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चरक संहिता की प्राचीनता काफी पहले तक जाती है और इसमें आयुर्वेदिक जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे।
चरक संहिता जो लिखा गया है संस्कृत भाषा में है और ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। चरक संहिता संस्कृत भाषा में है और गद्य और पद्य दोनों शैलियों में ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। चरक से पूर्व आयुर्वेद पर आत्रेय मुनि के 6 शिष्यों ने, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, आत्रेय मुनि के 6 शिष्यों ने अपने ग्रंथ लिखे थे और इन ग्रंथों में 6 ग्रंथों में अग्निवेश का जो ग्रंथ था, अग्निवेश भारद्वाज का जो ग्रंथ था, आत्रेय मुनि के जो शिष्य थे वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चरक ने इसी ग्रंथ का गहन अध्ययन किया और इसमें अनेक नवीन सिद्धांतों को जोड़कर चरक संहिता का निर्माण किया। यानी कि जो आत्रेय मुनि के जो शिष्य थे, 6 शिष्यों में से प्रमुख शिष्य थे अग्निवेश, उन्होंने चरक संहिता बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण किया। कैसे बताया जाता है कि चरक संहिता के प्रेरणा वही थे और इन्हीं चरक संहिता में कुछ नवीन सिद्धांतों को जोड़कर चरक ने क्या किया, चरक संहिता का लेखन किया, चरक संहिता का लेखन किया। इसके पश्चात, चरक के पश्चात कालांतर में कश्मीर के वैद्य भी हुए दृढ़बल ने भी चरक संहिता के नाम से अपना ग्रंथ लिखा और लेकिन वे पूरी तरह से संपादित नहीं हो सका। कश्मीर के वेद थे दृढ़बल, इन्होंने भी चरक संहिता के नाम से ग्रंथ लिखा था, हालांकि पूरी तरह से संपादित नहीं हुआ था। इस प्रकार चरक संहिता का हम कह सकते हैं कि चरक संहिता का जो उपदेश दिया वे ऋषि आत्रेय के द्वारा दिया गया। इसका जो प्रणय किया ऋषि अग्निवेश के द्वारा किया गया। इसका प्रति संस्कार जो किया गया यह चरक के माध्यम से किया गया और इसका परिवर्तन जो किया गया वह कश्मीरी वेद दृढ़बल के द्वारा इसमें किया गया। तो 4 महान विद्वानों का योगदान इस चरक संहिता में बताया जाता है। ऋषि अत्रेय, अग्निवेश, चरक स्वयं और दृढ़बल, इन्हों के योगदान से जो चरक संहिता हमारे पास है उसका इन 4 विद्वानों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 11वीं से 16वीं सदी के मध्य चरक संहिता पर अनेक टीकाओं का निर्माण भी किया गया है, अनेक टीकाएं भी इसके ऊपर लिखी गई है। अतः हम कह सकते हैं कि चरक संहिता अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय संस्कृति और विज्ञान जगत के लिए, चिकित्सा संबंधी जानकारी के लिए कि प्राचीन समय में चिकित्सा आयुर्वेद, विशेष आयुर्वेद चिकित्सा पर कितना गहनता से काम किया गया होगा। आयुर्वेदिक परंपरा के अनुसार जो चरक संहिता है उसमें 8 स्थान या 8 खंड हम बोल सकते हैं और लगभग इसमें 120 अध्याय हैं। 8 स्थान या 8 खंड है और इसमें लगभग कितने हैं, 120 क्या है अध्याय इसमें है। इनके ऊपर हम संक्षिप्त रूप से जानकारी देंगे कि 8 खंडों के ऊपर या 8 स्थानों के ऊपर भी। सबसे पहले सूत्र स्थान, सबसे पहले हम बात करेंगे सूत्र स्थान की। सूत्र स्थान चरक संहिता का पहला खंड है, एक तरह से पहला स्थान है। उसमें लगभग 30 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय हैं। इसमें आहार, पथ्य तथा शारीरिक मानसिक जो बीमारियां हैं, रोगों की चिकित्सा संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कौन कौन सी? आहार संबंधी, पथ्य तथा शारीरिक मानसिक जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनकी चिकित्सा संबंधी जानकारियों पर इसमें प्रकाश पड़ता है। जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके 12वें अध्याय में हमें वात, नाड़ियों के गुण कर्म की विवेचना भी, वर्णन भी इसमें मिलता है। 12वें अध्याय की हम चर्चा करते हैं इसकी, तो उसमें वात, नाड़ी संबंधी जो गुण कर्म है उसका उल्लेख भी हमें इस सूत्र में, इस स्थान में प्राप्त होता है। इस सूत्र स्थान में कहा गया है कि वायु शरीर का प्राण होता है। किसमें? इस सूत्र स्थान में कहा गया है कि वायु क्या होता है? शरीर का प्राण होता है, क्योंकि वायु शरीर की समस्त चेष्टाओं और क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। क्या करता है?
संचालन और नियमन करता है। किसका? समस्त चेष्टाओं और क्रियाओं का। शरीर की समस्त चेष्टाओं और क्रियाओं का संचालन और नियमन कौन करता है? वायु। तो वायु को शरीर का क्या बताया गया है? सूत्र स्थान में प्राण बताया गया है। क्या बताया गया है? प्राण बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस सूत्र स्थान में रोग, प्रतिरोध, प्रतिकार और वैद्य के कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है। यानी कि रोग, प्रतिकार, उसका प्रतिकार कैसे किया जाए, और वैद्य, इसका भी इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है दूसरा सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान। इसमें 8 अध्याय हैं। निदान स्थान में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। इसमें 8 मुख्य रोगों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें निदान स्थान में 8 मुख्य जो रोग हैं उनका विस्तृत रूप से क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। कौन से स्थान में? निदान स्थान में। अगला है विमान स्थान। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? विमान स्थान। इसमें भी 8 अध्याय दिए गए हैं विमान स्थान में। इसका संबंध सामान्य रोग विज्ञान और आयुर्वेदिक अध्ययन से है। विमान स्थान का संबंध किससे? सामान्य रोग विज्ञान और आयुर्वेदिक अध्ययन से इसका संबंध है। इसमें आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए नवीन प्रवेश प्राप्त छात्रों के आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं। विमान स्थान जो खंड है तीसरा, उसमें जो नवीन विद्यार्थी चिकित्सा संबंधी अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे कि उनको ईमानदारी के साथ काम करना होता है। किसी भी रोग विशेषज्ञ किसी का भी रोग कर रहे हो उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्त्री का आप इलाज कर रहे हो तो उसकी जो बातें हैं बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी परिवार का इलाज कर रहे हो तो उसकी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बातें, कर्तव्य हैं डॉक्टर का, जिसका चिकित्सक के कर्तव्य वो इसमें दिए गए हैं कि चिकित्सक को कैसे अपने रोगियों के साथ, पेशेंट के साथ व्यवहार करना चाहिए और उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, उनकी जो परेशानियां हैं उनको सबके सामने लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी खंड में हम पाते हैं कि शरीर के लिए जो पौष्टिक भोजन होता है उसके बारे में भी इसमें विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलती है। चौथा हमारे सामने आता है शरीर स्थान। चौथा कौन सा है? शरीर स्थान। चौथा खंड कौन सा है? शरीर स्थान। इसमें भी 8 अध्याय हैं। इसमें शरीर रचना विज्ञान और गुण विज्ञान का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। शरीर स्थान में शरीर विज्ञान और गुण विज्ञान का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें आध्यात्मिकता पर जोर देते हुए पंच महाभूत तथा चेतना के मिलने से पुरुष के उत्पन्न होने का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? शरीर स्थान में। आध्यात्मिकता पर जोर देते हुए पंच महाभूत तथा चेतना के मिलने से इसका जन्म होता है, पुरुष का उत्पन्न होने संबंधी इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ ईश्वर, प्रकृति तथा आत्मा के विषय में आवश्यक विवरण के बाद मोक्ष का मार्ग, उत्तम संतान विधि, सूति का ग्रह, प्रसूति तथा कौमार भृत्य का वर्णन भी इसमें हमें देखने को मिलता है। ईश्वर, प्रकृति तथा आत्मा के विषय में आवश्यक विवरण के बाद मोक्ष का मार्ग, उत्तम संतान विधि, सूति का ग्रह, प्रसूति तथा कौमार भृत्य का भी इसमें वर्णन देखने को हमें मिलता है। अगला है 5वां इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान ये खंड 12 अध्यायों में बटा हुआ है। जब रोगी की मौत निश्चित होती है तब उसकी मृत्यु के लक्षण उसकी इंद्रियों में हमें देखने को मिल जाते हैं। इन लक्षणों को रिष्ट कहते हैं। जब किसी रोगी की मृत्यु शायद आपको पड़ा हुआ होता है तब एक चिकित्सक जिसने इंद्रिय स्थान को पढ़ा होगा वो पहचान सकता है कि किस प्रकार ये रोगी मरने की ओर है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इस स्थिति को कहते हैं रिष्ट। इस क्रिया को क्या कहते हैं?
रिष्ट कहते हैं। इस खंड में मरणासन रोगी की इंद्रियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जब रोगी, चिकित्सक को यह भी सलाह दी गई है कि जब रोगी मरी रहा, उसको कोई इलाज नहीं है, उसकी इंद्रियों को देखना पड़ सकता हो, तो उन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला है चिकित्सा स्थान। छठा कौन सा खंड है? चिकित्सा स्थान। इसमें भी सूत्र स्थान की तरह 30 अध्याय हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 13 मौलिक है और बाद के 17 अध्याय कश्मीरी वेद दृढ़ बल के द्वारा जोड़े गए हैं। यानी कि मौलिक जो चर संहिता के ग्रंथ जो अध्याय है वो 13 ही हैं और बाद के कितने हैं? 17, जो दृढ़ बल के द्वारा जोड़े गए हैं। इस खंड में अनेक महत्वपूर्ण रोगों एवं उनके उपचार पर हमें विस्तृत प्रकाश पड़ता है, विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चिकित्सा स्थान तो कह सकते हैं कि हम चरक संहिता का प्राण मान सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे रोगों की जानकारी प्राप्त होती है और उन जानकारियों को प्राप्त करने के पश्चात हम आयुर्वेदिक इलाज में उसको आवश्यक मानते हैं। तो अतः विद्वानों ने इनको चिकित्सा चरक संहिता का प्राण भी बताया, चिकित्सा स्थान नामक खंड को। इसमें विशिष्ट चिकित्सक का प्रतिपादन भी किया गया है, जो एक अलग व्याख्यान के रूप में हमें देखने को मिलता है। 7वां है कल्प स्थान। कल्प स्थान खंड में भी 12 अध्याय दिए गए हैं। इसमें रोगी द्वारा वमन, उल्टी करना तथा दस्त के लिए विरेचन यानी कि जुलाब का द्रव्यों द्वारा जुलाब द्रव्य तथा उनके प्रयोग का विस्तृत वर्णन इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। इस खंड में वमन, उल्टी तथा दस्त में जो विरेचन है, जुलाब का जो द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, उससे संबंधित विस्तृत जानकारी हमें इस स्थान इस खंड में प्राप्त होती है। वमन क्यों होता है, उल्टी क्यों होती है, वमन के जो भिन्न भिन्न अलग अलग रूप हैं, कौन कौन से हैं, सब उनके बारे में जानकारी हमें इस स्थान से कल्प स्थान से प्राप्त हो जाती है। विरेचन का प्रयोग कब और किस स्थिति में करना चाहिए, इसका भी उल्लेख हमें इस ग्रंथ में दिया गया है, जान सकता है। अगला है 8वां सिद्धि स्थान। सिद्धि स्थान में भी 12 अध्याय हैं। यह चरक का मौलिक खंड नहीं है, बल्कि दृढ़ बल द्वारा रचित एक ग्रंथ है। ये चरक का मौलिक चरक संहिता में चरक का मौलिक ग्रंथ नहीं, बल्कि दृढ़ बल द्वारा बाद में जोड़ा गया ये खंड है। इसमें भी वमन संबंधी जो बीमारियां हैं उनके बारे में इसमें विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें बताया गया है कि बीमारियों से शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं तथा इन विकारों की कौन कौन सी औषधियां से दूर किया जा सकता है, उसका भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यानी कि इन वमन, विरेचन या दस्ती से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, वो इन रोगों का इलाज कैसे किया जाए, किन किन औषधियों के माध्यम से किया जाए, इसकी जानकारी भी हमें सिद्धि स्थान नामक खंड से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चरक संहिता के 8 खंड स्थान हैं, जिनकी चर्चा हमने संक्षिप्त रूप से आपके सामने कर दी है। अब संक्षिप्त रूप से हम चरक संहिता के और भी कुछ जो विचार हैं उनके ऊपर भी चरक के जो और भी कुछ विचार है उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चरक संहिता का आयुर्वेदिक चिकित्सा में अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी दी गई है और उन रोगों का इलाज कैसे किया जाए उसकी भी जानकारी दी गई है। साथ ही रोगी का इलाज करने वाले चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक को क्या क्या कर्तव्य निभाने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ जानकारी चरक संहिता में देखने को हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा चरक संहिता में हमें चिकित्सा शास्त्र के अलावा और भी अन्य विषयों के ऊपर जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि चरक श्रमिक वर्ण व्यवस्था का पोषक थे, कट्टर समर्थक थे। उनका मानना है कि चरक यानी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज्ञान केवल द्विज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को ही प्राप्त करना चाहिए, शूद्रों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। इन तीनों को ही ये चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके अपने समाज में लोगों का इलाज करना चाहिए।
तो वर्ण व्यवस्था के पोषक थे, समर्थक थे। इसके अलावा चरक ने दर्शन विषय संबंधी बातों पर भी अपने विचार रखे हैं। उन्होंने उनको न्याय और वैशेषिक संबंधी जो दर्शन थे उनकी भी वह जानकारियां थी, उनके संबंध में भी उन्होंने जानकारियां हमारे जो चरक संहिता उनमें स्पष्ट की है। इसके अलावा सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न नैतिक उपदेश दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकित्सक को कैसा व्यवहार करना चाहिए अन्य लोगों के प्रति, बीमार लोगों के प्रति, ये सब उन्होंने नैतिक उपदेश के रूप में अपने ग्रंथ में दिए हैं। चरक ने अपने युग के वेदों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। एक है प्राणाविसार यानी कि स्वदेव, और दूसरा है रोगाविसार मूर्ख वैद्य, सवैद्य और मूर्ख वैद्य। ये दो श्रेणियों में उन्होंने बांटा है। दोनों के लक्षणों का वर्णन भी उन्होंने अपने ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार से प्राणाविसार जो सवैद्य है उनका अपना महत्व है, और जबकि रोगाविसार मूर्ख वैद्य उसका कोई मायने नहीं, वो झूठ ही सब कुछ कार्य करता है। इसके अलावा विवाह के विषय में भी चरक ने अपने विचार चरक संहिता में रखे हैं। उनका मानना है कि 16 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु तक व्यक्ति संभोग कर सकता है। इसके अलावा जो विवाह की आयु है पुरुष के लिए उन्होंने 21 वर्ष रखी है, और जबकि कन्या के लिए 12 वर्ष की आयु उन्होंने निश्चित की है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चरक संहिता चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण, विशेषकर आयुर्वेदिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है जो आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। अतः आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी।